दोस्तों, मोदी और शाह भले ही एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हों, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की हालत ठीक नहीं, अंदर से हालत ठीक नहीं है। और जो डबल इंजन सरकारें हैं, यानी जहां पर राज्य सरकार भी बीजेपी की है, वहां पब्लिक सड़कों पर आ रही है और इस बार बड़ी संख्या में है और बेहद ज्यादा गुस्से में। और वो चाहे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश हो या फिर मोहन यादव का मध्य प्रदेश या भजन लाल शर्मा का राजस्थान, हर जगह इस वक्त पब्लिक सड़कों पर आ रही है। महंगाई को लेकर, यानी तेल और गैस के दाम को लेकर तो मार मची हुई है और सबसे ज्यादा गुस्सा बिजली और पानी को लेकर है। अब ये ताज़ा तस्वीर देखिए, जहां दिन में भी प्रदर्शन हो रहा है और रात में मशाल जुलूस निकल रहे हैं। ये मशाल जुलूस दरअसल पानी को लेकर है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड का है, जहां पर कस्बे कस्बों में इस तरह के मशाल जुलूस निकल रहे हैं। सोचिए, वो प्रदेश, डबल इंजन का प्रदेश, जहां गंगा जी बहती हो, यमुना बहती हो, वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप देख रहे हैं तीसरे खाल में पानी नहाने के कारण इस समय यहाँ पर देख रहे होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि जिस वक्त ये विरोध के जुलूस निकल रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं या बाकी मंत्री हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में, आव भगत में व्यस्त हैं, मसरूफ हैं। तो एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ बीजेपी के जलसे चल रहे हैं। अब दोस्तों, योगी जी के यूपी का हाल तो और भी गजब है। जिस वक्त जो टेम्परेचर है 43-44 डिग्री के ऊपर जा रहा है, भीषण गर्मी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बहुत से इलाकों में कई कई घंटे बिजली नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा, आदमी तड़प रहा है पसीने से। और उधर योगी जी जो हर बात में कहते हैं कि ठोक दो, माफिया है ठोक दो, फलाना है ठोक दो, अपने इंजीनियर को नहीं ठोक पा रहे। बिजली विभाग के इंजीनियर, ठेकेदार, लाइनमैन, बाकी स्टाफ इससे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और हाल देखिए कि एक तरफ तो बिजली नहीं है, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर की बात हो रही है और पब्लिक इतनी परेशान है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, सब के सब, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पर स्मार्ट मीटर फेंके जा रहे हैं। महिलाएं, औरतें प्रदर्शन कर रही हैं, घर की औरतें प्रदर्शन कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि जो हमारी दादी नानी है वो भी प्रदर्शन में शामिल हैं। ये हाल है इस वक्त विरोध का उत्तर प्रदेश में और कई जगह पर घेराव हो रहा है, सुनवाई कहीं नहीं है। उधर मध्य प्रदेश का तो दोस्तों क्या हाल बताऊं, किस शहर की बात करूं। चलिए सबसे बड़े शहर की बात कर लेते हैं, जिसे मिनी मुंबई कहते हैं, जिसे मोदी जी हर साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बता रहे हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं। पहले तो पानी आ रहा था, उसमें जहर निकल रहा था और अब पानी की बूंद बूंद के लिए इंदौर तरस रहा है। रोज आए दिन सुबह शाम धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकल रहे हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। अब सोचिए, इतनी क्राइसिस है पानी की इस गर्मी में, और जो इंदौर के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर नेता हैं, अमित शाह के भी बड़े खास हैं, और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री, उनके तो उस्ताद ही समझ लीजिए आप इन्हें, कैलाश विजयवर्गीय, उनका कोई अता पता नहीं है। सारे इंतज़ाम, सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है इस क्राइसिस में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इंदौर वाले नेताओं से ही सुन लीजिए आप। नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के विधायक, नगर निगम में इतना पानी का संकट है, आपका दायित्व नहीं है कि 2 सवाल पूछ ले, मीटिंग ले ले, बात कर ले, कहाँ से पानी आएगा, कैसे पानी आएगा। कैलाश विजयवर्गीय का कोई दायित्व नहीं है, नगरीय प्रशासन मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोगों का जो गुस्सा है वो मोदी जी पर भी है, और मोदी जी पर इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही कुछ साल पहले लगातार अपने हर भाषण में कहा कि देश के हर घर को जल पहुंचेगा, हर घर जल। और नारा तो यह भी दिया गया कि हर घर नल को जल, और बाकायदा मिशन 2024 करके कि 2024 तक हर घर में जल होगा। किसने कहा था? मोदी जी ने। सुन लीजिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं एक बार। हर घर जल, ये पहुंचाने के निश्चय के साथ हम खड़े।
कहाँ तो हर घर में जल पहुँचेगा, हर घर को जल, और वो भी स्वच्छ जल। और कहाँ घर छोड़िए, मोहल्ला नहीं, इलाका नहीं, शहर तक में पानी की बूंद नहीं है। हालत ये जो आपने देखी। मेरे पास और भी बहुत से वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां पर महिलाएं जो हैं वो बर्तन लेके, बड़े बड़े कलश लेके सड़कों पर बैठी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं। लेकिन अब बात ज़रा जयपुर की भी कर लें, भजन लाल जी की भी कर लें। और वहाँ तो आप कह सकते हैं जो जेन ज़ी है, जो 17 साल से लेके 28-30 बरस के बच्चे, नाक में दम कर दिया है। वो चाहे महंगाई हो, वो चाहे पानी हो, वो चाहे बिजली हो, वो चाहे पेपर लीक हो। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि बात सिर्फ गर्मी की नहीं, कि गर्मी में पानी की क्राइसिस है, बिजली की क्राइसिस। सवाल है कि जिस तरह से महंगाई ने चारों तरफ से घेर लिया है, आम आदमी, कॉमन मैन जो है, उसकी कमर वाकई इस वक्त टूटी हुई है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो रही है, गैस सिलेंडर की राशनिंग हो रही है, एक तरह से मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो कमर्शियल सिलेंडर तो ब्लैक में मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। और सच्चाई ये है कि चाहे फल हो, सब्जी हो, दूध हो, पनीर हो, आप जो भी आइटम कहिए, कंस्ट्रक्शन के सामान से लेकर घर के घरेलू सामान तक, कोई भी चीज़ आप बाजार में लेने जाइए, जो दाम 3 महीने पहले थे उससे ज़्यादा दाम आपको आज देने पड़ेंगे। सब कुछ महंगा हो रहा है और यहीं पर कमर टूट रही है आम आदमी की। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी के नेताओं को देखेंगे, देश भर के नेताओं को देखेंगे, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री की पत्नी हैं या कुछ और साहबजादे हैं, तो आपको भी गुस्सा तो आएगा। अब मिसाल के तौर पर आज का ही एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये साहब जो हैं, इनका नाम दिलीप घोष है, बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे, इस वक्त बड़े पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जनता की सेवा की जगह आप सोचिए, मिस्टर दिलीप घोष सादगी के नाम पर 53 लाख रुपए की सुपर मोटरसाइकिल होंडा की वो चला रहे हैं शहर में। और एक ऐसी मोटरसाइकिल जिस पे जो तेल की खपत है कार से ज्यादा है, लेकिन कोई शर्म नहीं है। अब कुछ बीजेपी के नेता हैं जो पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो छोड़िए, एक और रील आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री, बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री अपने को कहते हैं, और लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं करूँ, लेकिन इनकी जो पत्नी है, बात बात पे रील बनाती हैं। और अब इनकी देखिए, एक तरफ इतनी क्राइसिस है, महंगाई बढ़ रही है, और ये जो मैडम है ये साइकिल चला रही हैं, 4-4 कैमरे आगे, 4 कैमरे पीछे, और एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम तेल बचा रहे हैं। जितने का तेल नहीं बचाया, उतने की ज़्यादा फीस रील बनाने में और कैमरामैन को दे दी गई होगी। अब दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह की रीलें बनाने की, वो भी क्राइसिस के समय में। कोई सुपर बाइक चला रहा है तो कोई सुपर साइकिल चला रहा है, कोई डर नहीं है, किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, और इन रील्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जब उनका सबसे बड़ा सुपर बॉस अगर वो मेलोडी बांट रहा है तो सुपर बाइक चलाना भी कोई जुर्म नहीं है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी को अपने ही वोटर्स की चिंता नहीं है? क्योंकि मैंने जो भी आपको आज वीडियोस दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाए हैं, वो बहुत से अर्बन लोकेलिटीज़ की थी, शहरों की थी, जो बीजेपी के गढ़ हैं, ज़्यादातर उसमें बीजेपी के वोटर हैं। कई ऐसे मोदी भक्त हैं, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं। तो क्या बीजेपी को अपने वोटर का भी डर नहीं है? अपने वोटर का भी डर नहीं है, चिंता नहीं है? या फिर उसको ऐसा लगता है, पार्टी को ऐसा लगता है, या बीजेपी के लीडरशिप को ऐसा लगता है कि हमने इलेक्शन मशीनरी अपने हाथ में ले ली है, तो अब डर किस बात का है? दोस्तों यही सवाल मैंने आज एक्सपर्ट से पूछा कि क्या वाकई मोदी जी को चिंता नहीं है, या उनके पास कोई और प्लान है कि 2029 फिर से जीत लेंगे। बाकी जो चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है चुनाव, उत्तराखंड में होने जा रहा है चुनाव, पंजाब में होने जा रहा है चुनाव, जैसे बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया, ऐसे भी जीत लेंगे। पब्लिक क्या मैटर नहीं करती है, या पब्लिक मैटर करती है डेमोक्रेसी में? यही सवाल मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, अखिल स्वामी साहब से, उनको भी सुनिएगा। और
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, इन चारों पर पिछले 30-32 वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे उमाकांत जी हमारे साथ हैं। उनको भी सुनिए ज़रा कि वो क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, भाई जो लोग सड़कों पर हैं, चाहे महिलाएं हों और चाहे हमारे जेंजी हों, चाहे बाकी आम जनता हो, जो लोग सड़कों पर है पानी, बिजली, तमाम चीज़ों को लेकर, हैं तो वो मोदी जी के वोटर। भाई मोदी जी जहां से जीतते हैं, डबल इंजन की जहां सरकारें, मैं तो डबल इंजन की बात कर रहा हूं, मैं गैर भाजपा राज्यों की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो क्या मोदी जी को अपने वोटर की चिंता नहीं है? वोटर से भी अब ऊपर है मिस्टर मोदी। दीपक जी, वो वोटर भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नारे लगाए थे, बाद में जब उनकी झुग्गियां तोड़ी गई, उनकी दुकान तोड़ी गई, दाल मंडी बनारस के अंदर जब ये सब हुआ, उन्हीं के वोटर्स जो पहले वोटर्स थे, अब कसम खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग ईवीएम कोई दूसरे में हम वोट डालेंगे और काउंट कोई दूसरी कर लेगा और 27 लाख वोट गिर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो वोटर हो ना हो, हु केयर्स। मुश्किल क्या है ना कि जो एक कनेक्शन था जनता की भावना का और इलेक्शन रिजल्ट का, वो खत्म हो गया। और उसके बाद जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो उनके वोटर्स भी इस गलतफहमी में न रहे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी इस गलतफहमी में न रहे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, उनके झंडे लगाएंगे, झंडे ढोएंगे, तो वो सुरक्षित हो जाएंगे। वो भी सुरक्षित नहीं होंगे। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जैसे उनकी दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, तो क्या केवल मुसलमानों की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं? उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदुओं की भी तोड़ी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की ज्यादा टूट रही है, क्योंकि उन्होंने जहां पे जिताया और डबल इंजन की सरकार में ही काम हो रहा है। ये बातें आप तमिलनाडु में तो नहीं सुनते, कर्नाटका में तो नहीं सुनते, तेलंगाना में तो नहीं सुनते। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वहां मकान और झुग्गियां। अब तो कम से कम हरियाणा के अंदर चल रहे तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, वो सरकारी भवन में जो अतिक्रमण हुआ उसको तोड़ने में उतारू हो गए। लकीड़ा साहब, क्योंकि जो इस वक्त उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, दोनों राज्य अगर हम देखते हैं, बिजली की, पानी की समस्या है। उत्तराखंड में तो जगह जगह, कस्बे कस्बों में आंदोलन हो रहे हैं, जनता सड़क पर बैठी हुई है, एक बूंद पानी नहीं है। जहाँ पर हिमालय हो, यमुना हो और गंगा हो, जहाँ पर, वहाँ पर ये हाल है। मेरा सवाल कि क्या जो पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का सबसे प्रिय स्टेट है, बार बार जाते हैं वहाँ पर, क्या वोटर की, पब्लिक की कोई चिंता नहीं है? और क्या बीजेपी को लगता है कि विपक्ष को कमजोर कर दिया है, इलेक्शन मशीनरी हाथ में है, चुनाव हम फिर जीत लेंगे अगले साल? क्या ये माइंडसेट है और इसलिए पब्लिक को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, पूरी तरह उनको ये पता लग गया है कि भाई बंगाल में और बिहार में जो हुआ है, बेईमानी करके वोटर लिस्ट को हाईजैक करके आपने चुनाव करवाया। इनको लग रहा है कि चुनाव तो अब इनकी फॉर्मेलिटी है, चुनाव तो जीतना ही है। ये मान के चलते हैं कि चुनाव तो हमने जीतना ही है, तो वहां प्यादे बना दो। अब ये क्या कर रहे हैं कि जितने स्पाइनलेस लोगों की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिस्ट बना रखी है, उसमें धामी सबसे नंबर 1 है, स्पाइनलेस है, कोई उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल, और पुष्कर सिंह धामी के बच्चे दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो या तो पूरे उत्तराखंड के बच्चों को दून स्कूल में पढ़ाओ। और अब ये जो है, चूंकि इनको पता है कि दिल्ली में इनका इंतजाम ठीक है, उनको लगता है कि स्पाइनलेस आदमी है, यहाँ चीफ मिनिस्टर बना के रखो इसी की, और लोग तो चाहते हैं कि इसी की लीडरशिप में चुनाव हो। अभी अभी ये डिमांड उनके चमचों ने शुरू कर दी है कि उनकी लीडरशिप में चुनाव होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तराखंड में आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है, हर चीज पे आंदोलन हो रहा है, भू कानून से लेकर के। देहरादून में, राजधानी देहरादून से गैरसैंण शिफ्ट करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर है, समझ गया, विनोद रतूड़ी आईएएस ऑफिसर, सरकार में सेक्रेटरी थे आईएएस ऑफिसर, वो भूख हड़ताल धरनों पे बैठे हुए पिछले 6 महीने से। तो ये आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में। जी बड़ी बात जो निकल के आ रही दोस्तों, वो ये है कि इलेक्शन सिस्टम जो है उसको बीजेपी ने, लखेड़ा साहब कह रहे हैं, हाईजैक कर रखा है। पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सेटिंग है अमित शाह से, मोदी से। उनको पता है कि जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है तो हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सेफ है और बीजेपी को लगता है कि चुनाव एक औपचारिकता है, इसलिए पब्लिक भले ही आंदोलन कर रही हो या भूख हड़ताल पे बैठी हो, उससे कुछ होना लेना देना नहीं है, सत्ता हमारे पास ही अल्टीमेटली आना। ये एक माइंडसेट है। प्रोफेसर साहब, चलिए, तो भाई पानी, बिजली और सारी चीज़ें हो गई, तेल की भी होगी बात, महंगाई की भी हो गई।
जो जेनजी है, क्योंकि आप 74 साल के जेनजी हैं, 74 साल के आप युवा हैं और प्रोफेसर रहे जिंदगी भर, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे मैं देख रहा हूँ जिस तरह से कहीं तोड़फोड़ चल रही है, कहीं घेराव चल रहा है, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि देश का जो यूथ है, देश का जो नौजवान है, खासकर 17-18 साल से लेकर जो हमारे 28-30 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, क्या पूरे सिस्टम से इनको घृणा होती जा रही है और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी इमर्ज हुई, जिसके 7-8 दिन में 2.25 करोड़ फॉलोअर हो गए? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो हम बांग्लादेश में देख रहे थे, नेपाल में देख रहे थे, या जो हमने लद्दाख में देखा, क्या कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा हिंदुस्तान में कि युवा जो हैं वो सारी राजनीतिक पार्टियों से उनको नफरत हो रही है इस वक्त? दीपक जी, अपने 17-18 साल की जब आप उम्र के थे उस समय को याद कीजिए, मैं भी अपने समय को याद करता हूँ, लखेड़ा साहब भी याद करें। वो समय होता है जबकि बच्चे बेचारे इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और इतने ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, वो अपनी माँ बाप की बात में नहीं मानते। 30 साल के होने लगते हैं, उसके बाद बात मानना शुरू कर देते हैं। 13-14 साल की उम्र तक भी मानते हैं। 17-18 साल के बच्चे, एक इस प्रकार का प्रवाह होता है, उसे कोई रोकने के लिए बड़े बड़े डैम उसको नहीं रोक सकते। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने इस ताकत को समझ लिया था। इसीलिए आज तक जितने भी आंदोलन हुए, चाहे नजारे का फर्जी आंदोलन हो, युवा शक्ति की ताकत को समझ लिया था। युवा शक्ति की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। गोदी मीडिया जितना भी दृश्यों को इधर उधर करे, वो केवल सारे तरफ मत भटकाए और जनता का, लेकिन अब जो है ये उबार इतना ज्यादा हो गया है। और मैं क्योंकि बच्चों के संपर्क में रहता हूं, युवाओं के संपर्क में रहता हूं, और इसीलिए रहता हूं, मैं अपने को चंजी इसीलिए कहता हूं, ये मुझसे खुल के मित्रों की तरह मुझसे बात करें। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दीपक जी उनके दिमाग में है और इतना ज्यादा वेग उनके दिमाग में बढ़ गया है। इसके बाद किसी के लिए, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, बच्चों की बात सुन लीजिए, संवेदनशील हो जाइए, पेपर को लीक मत कराइए, उन्हें नौकरी दे दीजिए, वरना ये प्रवाह जो आएगा ये मेरी भारत माता को नुकसान कर पाएगा। आप तो नहीं रोक पाएंगे, आप तो निकम्मे लोग हैं, लेकिन मेरे देश को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूं, बच्चों के साथ संवेदनशील हो जाइए। चलिए, बच्चों के साथ संवेदनशील हो जाइए। जरा उत्तर प्रदेश की मैं मुझे लगा कि बात कर लूं लखेड़ा साहब। और योगी को तो आप बहुत पहले से जानते हैं भाई, और योगी भी आपको जानते हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों की बातचीत नहीं होती अब, क्योंकि आपने कलम उठा लिया उनके खिलाफ। मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, या फिर अयोध्या हो, आगरा हो, मेरठ हो, कानपुर हो, हर जगह बिजली को लेकर किल्लत है। मेरी वहां पर बात होती 8-8 घंटे, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 8-8 घंटे, 9-9 घंटे प्रचंड गर्मी में बिजली नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा है। अस्पतालों की भी हालत खराब है। पब्लिक चौराहों पे है, मारपीट हो रही है पुलिस के साथ। ऐसे तमाम आपको वीडियो वायरल दिख जाएंगे। और योगी जी जो है वो अपना हिंदुत्व का भाषण आज भी दे रहे थे कि कोई भी माफिया अगर हिंदुओं को परेशान करेगा, हिंदू पर्व में करेगा, तो जीने नहीं देंगे। और आज ही मैं देख रहा हूं कि हमीरपुर में एक पुल बना था, गिर गया, कई लोग मर गए। लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उसका पूरा छज्जा गिर गया, नीचे शेड गिर गया। ये तो किस्मत थी, ऊपर वाले की दुआ थी कि उस वक्त कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी या ना आ रही थी, वरना पता नहीं कितने लोग उसमें दब जाते। लेकिन योगी जी को कोई चिंता नहीं है। तो क्या योगी जी भी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतने जा रहे हैं, अखिलेश यादव को हरा लेंगे, वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए रोज रोज के गवर्नेंस से क्या लेना देना? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि इन्होंने एक काम किया सत्ता में रहते हुए, और सत्ता के पहले भी इनको पता था। इन्होंने एक पेन किलर ढूंढ लिए, हिंदू मुसलमान के पेन किलर ढूंढ लिए। वो ऐसी दवा है कि वो हर तरह के दर्द में काम आती है। आप रोजगार नहीं है बच्चों के पास, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दूषित पानी है, और जो शहर है, शहर उत्तर प्रदेश के आप किसी शहर में चले जाइए, नरक में तब्दील हो गए हैं। मैं बनारस की बात नहीं कर रहा हूं कि बनारस, क्योंकि मोदी जी वहां के एमपी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां क्या हालत है उसके तो डेटा इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन जितने भी शहर हैं, वो शहर इस समय नरक में तब्दील हो चुके हैं। यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उनका विकास का मॉड्यूल, शहर मर रहे हैं, शहर मर रहे हैं, बीमारी से, गंदगी से मर रहे हैं। नौजवान एग्जाम देते हैं, वो सफल नहीं होते, वो मेहनत मजदूरी रिक्शा चलाने के लिए अब तो
फौज में भर्ती होते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, मैं केरल गया, मैं तमिलनाडु गया, मैं नॉर्थ ईस्ट गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के, जवान जवान बच्चे वहां मजदूरी कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हिंदू मुसलमान पे वोट मिल रहा है तो आप बिजली दे के क्या करोगे लोगों को? बिजली पे तो मेहनत लगती है, खर्चा देना पड़ता है, बजटिंग करनी पड़ती है। हिंदू मुसलमान का जो रोग है ये लगा दो और चुनाव जीतते जाओ। और अब तो इन्होंने सीख लिया कि भाई योगी जी की सब जगह डिमांड हो रही है भाषण देने के लिए, हिंदू मुसलमान ये सब करके। और बी अब तो मुस्लिम ने आंदोलन कर दिया, गाय बचाओ आंदोलन, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो ये कुछ भी नहीं करे उस पे ये कुछ नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बीट एक्सपोर्टर कानपुर में सबसे बड़ी जो बीफ एक्सपोर्ट फैक्ट्रियां है पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ से लेकर के कानपुर तक जी। तो दर्जनों फैक्ट्रियां इन लोगों की, और जिनके मालिक 99% मालिक हिंदू हैं। इसमें ये जो तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब सरकार के पास इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के औजार हैं, तो जनता के लिए काम क्यों करेगी? वो तो जीत जाएंगे। उधर से ऊपर से मोदी जी का आह्वान होता है हर समय जी। बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कि साहब पानी की किल्लत हो, पानी का दर्द हो, या फिर महंगाई का दर्द हो, या पेपर लीक का दर्द हो, एक ऐसी दवा है पेन किलर योगी जी के पास, जहाँ वो उस पेन किलर का डोज देके हिंदू मुस्लिम करके सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। तो ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ अखिल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन हम पहली बार देख रहे हैं 10-12 साल में, कि मुखर प्रखर होकर जनता, मतलब मोदी जी की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, पोस्टर जल रहे हैं, नारेबाजी हो रही, पहले ऐसा नहीं होता था, क्या ये एक संकेत है? क्या ये लक्षण है? आने वाला समय अगर मोदी नहीं चेते तो मुश्किल होगा मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, आरएसएस के लिए मुश्किल होगा अगर ये जन आंदोलन और इनका विस्तार होता चला गया। दीपक जी, जो जयप्रकाश का आंदोलन शुरू हुआ था वो मात्र इस कारण से हुआ था, गुजरात के एक हॉस्टल के अंदर तेल के दाम बढ़ा दिए थे तो मेस चार्जेस बढ़ा दिए थे। गुजरात से शुरू हुआ था, बिहार से फैला था, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था केवल तेल। आज आप देखिए सरसों का तेल, तिलहन का तेल, कोई भी तेल देख लीजिए, डबल हो गए हैं दाम। कहां 70-80 रुपए एवरेज प्राइस हुआ करती थी, आज दाम कहां के कहां पहुंच गए हैं। दूध के दाम, आज राहुल गांधी जैसे 3 व्हीलर्स वालों के साथ बैठे हैं, वो बेचारों के आंखों में रोते हैं, 3 व्हीलर वाले रोते हैं। सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, ग्राहक आ नहीं रहा, गर्मी भीषण पड़ रही है, बुरी हालत है। और ये देखिए, मैं एक चीज दीपक जी बताऊं, मैं हिंदू मुसलमान वाला जो इशू है मैं उस पर सहमत नहीं हूं। वास्तविकता में ये इलेक्शन इसलिए जीत रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है और ये बच्चों के प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए कि देखिए हम 3 पैनल में बैठे हुए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी दलित है, हिंदू है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हिंदू खिलाफ नहीं है। 80% हिंदू इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने पेट पे लात मारी है हिंदुओं के। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं। हिंदू भी इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वहां बैठ के हेरफेर कराते हैं, ईवीएम में हम वोट कहीं डालते हैं, गिन कहीं लेते हैं और उसके बाद लोगों को मार मार के बाहर कर देते हैं। ये इश्यू जो है, ये देश की जनता, हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। केवल एक निवेदन करते हैं, गांधीवादी आंदोलन चलाइएगा, हिंसा मत कीजिएगा, मार खा लीजिएगा, चोट खा लीजिएगा, किसी को चोट मत दीजिएगा, लेकिन सड़क पे उतरिए अपने अधिकारों के लिए। क्या लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से ये जन आंदोलन एक समंदर बनता चला जा रहा है, विस्तार हो रहा है, क्या 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है? क्या कुर्सी जा भी सकती है अगर यही हाल रहा जनता का? देखिए क्या होता, जनता जो है जाग रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को देता है नोएडा, वहां हजारों वर्कर्स ने जब आंदोलन किया तो उनको लाठियां मारी गई, बेरहमी से पीटा गया। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे लोग, और मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की इन्होंने, वो पूरे उत्तर प्रदेश में उसका मैसेज गया है और लोग सही समय आने पर इनको जवाब देंगे। अब इनको जो लोगों के जो आर्थिक मुद्दे हैं, महंगाई के सवाल हैं, सड़क शहरों की बदहाली है, वो सारे सवाल मिलजुल करके गले का फंदा इस सरकार के बनेंगे। मुझे लग रहा है अब लोग मुद्दों पर वोट करेंगे, लोग इस सरकार से 12 साल का हिसाब लेंगे, 14 साल का हिसाब लेंगे, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो राज्य सरकार के खिलाफ भी होगी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी होगी। तो इनको जो है चने चबाने पड़ेंगे, ऐसा मेरी रिपोर्ट है जी।
पानी दोस्तों गले तक आ रहा है, हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं पानी गले तक आ रहा है। और जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे पढ़ाई हो, या फिर दवाई हो, या फिर कानून व्यवस्था हो, और बेरोजगारी का तो आलम यह है कि आजकल पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, अगर एक नौकरी निकलती है तो 2-2 लाख आवेदन होते हैं, लाठी चार्ज करना पड़ता है पुलिस को जब इंटरव्यूज होते हैं। आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है, विस्फोटक स्थिति हो रही है। और हमारे दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि अगर यही आलम रहा, यही हालात रहे, तो 2029 जो है कहीं ना कहीं फंदा बन सकता है, अगर मोदी और शाह या उनका मंत्रिमंडल चेता नहीं। और ये जो मेलोडी टॉफी मोदी जी बांट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कड़वी खुद उनके लिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने हाईलाइट किया खुलकर। लकड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।